आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। अब हर यूनिट से पूछे जाएंगे दो दो अंक वाले 5 प्रश्न, मतलब प्रत्येक यूनिट से आपको 5 प्रश्न देखने मिलेंगे। ऐसी खबरें तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होंगी यूट्यूब के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम हॉल में जाके ये सब क्या हो जाती हैं, ये सब हो जाती हैं मिथ्या, फॉल्स मेमोरी। ठीक है, तो इन सब चक्करों में ना पड़े, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें पेपर 2 की। ठीक है, कि प्रत्येक से 5 पूछा जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, कि या प्रत्येक यूनिट से 10 पूछा जाएगा ऐसी भी कोई बात नहीं है। वहाँ जाके पूरा जो है खेल बिगड़ जाता है। इसलिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो चाहे 1 प्रश्न आए चाहे 20 प्रश्न आए किसी भी यूनिट से, आपको सब आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, चूँकि हम बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर आप बता रहे हैं इतने अच्छे से सिलेबस, तो आप थोड़ा सा पेपर 1 का भी बताइए। ठीक है, पेपर 1 का भी बताइए, और अंत में वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। ठीक है, तो उस सरप्राइज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। वैसे भी आप लोग देखते हैं अंत तक, लेकिन थोड़ा सा स्पेशली देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसके बारे में। हम बात करने वाले हैं आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है। आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि एक्चुअली जो है चीज़ें यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है वो सब आपको मालूम है। फ्रीली अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो पेपर 1 की तैयारी आराम से, बड़े आराम से इसको फ्री में कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें आपका जाएगा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको क्या होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना होगा। और इस समय के चक्कर में, इस फ्री के चक्कर में आप क्या करते हैं, यहाँ पे समय का बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस कर देते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। ठीक है, इस बात को कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो खैर वो सब जाने दीजिए। बात करने वाले हैं हम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आपका यूजीसी नेट ब्यूरो, कोड नंबर 00। आपका साइकोलॉजी का क्या है, साइकोलॉजी का आपका 04 है। विषय है यहाँ पे सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। ठीक है, मतलब इस पेपर के माध्यम से वो क्या जानना चाहते हैं आपसे, इस पेपर 1 के माध्यम से। देखिए ऐसा तो है कि आप 20-30 सवाल तो इसमें आप सही कर लेंगे। ठीक है, कभी अगर आपका किस्मत चमक गई तो इसको कर लेंगे आप। ठीक है, या फिर आपको आसान बन गया तो हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप नेट और जीआरएफ के लिए फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, और साइकोलॉजी की बात करें स्पेशली, कंपटीशन जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इसके केस में आपको यहाँ पे एटलीस्ट 30, 35 प्लस 40 प्लस इसमें आपको लाने होंगे। ठीक है, तो हम इतना एम तो कर ही सकते हैं। चलिए, ध्यान रखना है आपको, पेपर 1 को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको नेट भी पास करना है तो पेपर 1 में भी आपको पकड़ अच्छी मजबूत बनानी होगी, क्योंकि 25 सवाल आपको लग रहा है कि हाँ हमारे 50 में से 25 तो सही हो जाते हैं आराम से। अरे आप ये, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि बाकी के जो हज़ारों लोग दे रहे हैं उनके भी तो 25 सवाल होते हैं। ठीक है, आप ये भूल जाते हैं कि बाकी के जो हज़ारों लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके भी आराम से 25 सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई कहाँ से है, लड़ाई 25 से 35, 35 से 45 के बीच की लड़ाई है। ठीक है, ये लड़ाई जो जीतेगा उसके लिए जो है नेट थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। और पेपर 2 की तो खैर पढ़ना ही है आपको अच्छे से, वहाँ भी आपको 70-80 लाना ही है एटलीस्ट। ओके, सामान्य प्रश्न पत्र में आपसे जानना चाहते हैं, जितने भी हज़ारों विद्यार्थी दे रहे हैं इस परीक्षा को, उन आपसे जानना चाहते हैं शिक्षण के बारे में, यानी कि टीचिंग के बारे में आपकी क्या समझ है, और शोध अभिवृत्ति। ठीक है, और आपका क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड किस प्रकार का है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो आपको मालूम है, एक साइकोलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते आपको अभिवृत्ति के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है इसके अंदर भी इसके बारे में टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि आप क्या करेंगे, किसी को ट्रेनिंग वगैरह देंगे और उसके बाद जाके उसको फिर देखेंगे कैसे ये परफॉर्मेंस निष्कासित कर पाते हैं अपना। ठीक है, अपना निष्कासन परफॉर्मेंस निष्कासन नहीं, अपना पर जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से वहाँ पे निष्पादन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है ये क्या जानना चाहते हैं आपसे, आपको टीचिंग के बारे में आपको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, एंड आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, आपकी रिसर्च की अभिवृत्ति किस प्रकार की है। क्योंकि एट लास्ट जीआरएफ लेने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको रिसर्च की ओर ही जाना है। ठीक है, तो ऊपर की केवल एक लाइन में आपने थोड़ा सा खुल के पढ़ा, अभी आगे देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। ठीक है, उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो। कौन सी बात कर रहे हैं, अपनी कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वे इसको प्रदर्शित कर सके। मतलब ये भी कह रहे हैं अपने नेट के इसमें सिलेबस के अंदर कि आपके पास कॉग्निशन होना आवश्यक है, बिना कॉग्निशन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध,
विश्लेषण एनालिसिस, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, तर्क संरचना की समझ, आपकी रीजनिंग, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। ये भी देखिए आपके कोर्स में बताया हुआ है, ठीक है, वीडियोस में बताया हुआ है कौन सी आपकी रीजनिंग चाहिए। यहाँ पे इनको आपकी जो डिडक्टिव वाली होती है, बताया था ना क्या करते हैं इसमें पहले हम, और इंडक्टिव वाली होती है, ये चाहिए, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव आपको सवाल देखने मिलता है, निगमनात्मक आगमनात्मक सवाल देखने मिलता है आपको पेपर 2 के अंदर भी, ठीक है। सारी चीज़ें सेम चल रही हैं, बहुत बढ़िया। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, ठीक है। सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो, सूचना कहाँ से मिलती है उन्हें, इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पीपल, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए। तो उनका केवल मूल उद्देश्य ये है कि आपको क्या है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपको चीज़ें मालूम हो। तो इतना ही जो पूरा है आपका नीचे अगली 10 यूनिट में वो पूरा एक्सप्लेन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे इकाई 1 के अंदर क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। इकाई 1 इतनी ही है क्या? हाँ, इकाई 1 इतनी ही है। चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं शिक्षण अभिवृत्ति, आपका टीचिंग को लेके कैसा एप्टीट्यूड है, ऐसा वो पूछना चाह रहे हैं। शिक्षण के अंदर अवधारणाएं, उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, शिक्षण का स्तर है ना, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षार्थी की विशेषताएं, ठीक है। पढ़ाना वाला तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहा है उसकी क्या विशेषताएं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या है, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। फिर आपका शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं क्या क्या होती हैं, जल, पानी, हवा और शैक्षिक वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। ये होता है थर्ड पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आपका है उच्च अधिगम, संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके अंदर स्वयं प्रभा, मोक्ष इत्यादि, ये सब भी आपको जानकारी चाहिए, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है शिक्षण सहायक प्रणाली के अंतर्गत परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, ठीक है। गुरुकुल में क्या चलता था और आज जो आईसीटी है आपकी, इसके आने के बाद क्या चल रहा है। और उसके बाद फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रणालियाँ, है ना, इवैल्यूएशन में क्या क्या होता है। इसके अंदर जो है आपके यहाँ पे मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, किस प्रकार से इवैल्यूएशन होना चाहिए। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, इसको पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट सिस्टम की बात अभी नया चल रहा है। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी में क्या होता है क्या नहीं होता है, और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, ठीक है। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड इकाई 1। परेशान ज़्यादा नहीं होना है, साइको प्रोफेसर आपके साथ है, ठीक है। ओके, पेपर 1 की जहाँ तक बात है उसके लिए। पेपर 2 तो खैर है ही है। शिक्षण अभिवृत्ति की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड में केवल आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। आप देख लीजिए और उस सरप्राइज़ का वेट करिए। चलिए अब बात करते हैं इकाई 2 की। यहाँ पे आपकी है शोध अभिवृत्ति, कितना छोटा सा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। शोध अभिवृत्ति की बात करें इकाई 2 की, शोध अभिवृत्ति यानी कि अभी हमने देख लिया आपका टीचिंग में एप्टीट्यूड, अभी हम देखना चाहते हैं आपका रिसर्च में क्या एप्टीट्यूड है, आप किस प्रकार से शोध करते हैं, करना चाहते हैं, वो सब हम देखते हैं। शोध, उसका अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, ये हम यूनिट 2 में कंप्लीट करेंगे पेपर 2 के लिए, वहाँ से हो जाएगा आपका। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ठीक है। पॉजिटिविस्ट एंड पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट, है ना, उसकी जो रिसर्च है उसके क्या अप्रोच है, उसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। उसके बाद शोध पद्धतियाँ में आपका प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, इसमें से क्या ऐसा है जो आपने यूनिट 2 में नहीं पढ़ा, है ना। सारी चीज़ें आपने यूनिट 2 में पढ़ी हुई हैं। उसके बाद शोध के चरण, कितने चरण होते हैं ये भी आपको मालूम है, कैसे कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑलरेडी आप इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, ठीक है, किस प्रकार से इसका आलेख लेखन करना है, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, यहाँ पे ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, ठीक है, किस प्रकार से आईसीटी का अनुप्रयोग करेंगे। और फिर आपकी शोध नैतिकता, है ना, इसमें से आपने केवल ये जो पॉइंट है इसके बारे में आपको नहीं मालूम है, और ये हो सकता है शायद फॉर्मेट, संदर्भ, शैली, इसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर आपने पेपर 2 की यूनिट नंबर 2 अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या है, ये पूरा जो है यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए इकाई नंबर 2 शोध अभिवृत्ति। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इकाई 3 बोध, ठीक है। तो इसके लिए परेशान क्यों होना है, इकाई 3 बोध के लिए एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। तो आप सभी ने मास्टर्स किया है, आप लोग का संज्ञान एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि आपको जो भी वहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है ना, उसको पढ़ने के बाद आप नीचे के सवालों को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लें।
ठीक है, तो ये आपकी बोध, एक कॉम्प्रिहेंशन आपको आने ही वाला है, एक आपका यहाँ पे एक गद्यांश आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी है 100% गारंटी। ठीक है, वो देंगे ही देंगे, उसके बिना जाएंगे नहीं कहीं पे वो। तो यहाँ से 5 नंबर आपके, ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके 5 नंबर मतलब 5 प्रश्न आपके यहाँ से पक्के पकाए हैं, मतलब आपको 10 नंबर तो लाना ही लाना है ना, मिनिमम 10 नंबर तो आपको अच्छे से करना ही है। कुछ मत करिए, इकाई 1 से लेकर 10 तक पूरी छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, लेकिन आप 10 नंबर लेके आएंगे कम से कम, है ना। तो नेट वाले भी चाहते हैं कि गिरी से गिरी हालत में आप क्या करें, यहाँ पे 10 नंबर लेके आएंगे आप। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से किस क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है आपके 3 ही सही हों, लेकिन बाकी में कहीं ना कहीं आपके तुक्के तड़ाके में आपके 1-2 सवाल सही होंगे। तो एटलीस्ट 10 नंबर तो वो खुद ही मालूम है उनको कि ये बच्चा जो है 10 नंबर लाने ही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बड़ी एकदम हाई फाई परीक्षा तो है नहीं जो आपको ये वाला जो बोध है इसमें एकदम टफ वाला पैराग्राफ दे देंगे आपको, है ना, पीएससी वगैरह का आपको पैराग्राफ दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। उनका ध्यान कहाँ पे, आपको रिसर्च में फंसाएंगे, आपको टीचिंग में आपको वहाँ पे फंसा सकते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी वाले कहीं नहीं फंसेंगे। इकाई 4 की बात करें संप्रेषण की, यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है और अभिलक्षण क्या है, ये वही कम्युनिकेशन आपके पेपर 2 में भी दिया हुआ है, बस आपको उसको ढूंढना है। फिर आता है आपका प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वाचिक एवं गैर वाचिक। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल, आप किसी को देख के मुस्कुरा दिया और किसी से आपने हेलो हाय बोल दिया, नमस्ते बोल दिया। ठीक है, तो ये सब है वाचिक और गैर वाचिक कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कहाँ पे, आपके इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, ओके। फिर आपका है अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण कैसे करेंगे और कक्षा संप्रेषण में किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास चल रही है और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। फिर आता है आपका प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या हो सकती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बाधाएं, और ये है आपका जन मीडिया एवं समाज। ठीक है, इस पर सवाल आपको इस बार पेपर 2 में भी पूछ लिया था। ठीक है, और फिर ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इतनी छोटी सी यूनिट है आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन की। ओके, अब बात करते हैं आपकी इकाई 5 की, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या जानना है उनको, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में, आपको कौशल के बारे में उनको जानना है। तर्क के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग पूछ लेंगे, ये पढ़ लीजिए। फिर आपकी संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। नंबर सिस्टम 1, 2, 5, 9 और फिर अगला प्रश्न क्या, अगला संख्या क्या होगी, इस प्रकार का सवाल। ठीक है, कूट संबंध मिलेगा आपको, ठीक है, कि इस भाषा में ये लिखा हुआ है, उस भाषा में क्या लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपकी गणितीय अभिवृत्ति जानना चाहते हैं वो, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, अंश, समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस, अनुपात, रेशियो। ठीक है, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, ब्याज और छूट, औसत आदि। ठीक है, तो आप मान के चलिए जिस प्रकार से वहाँ बताया था, तो आपको एक सवाल तो यहाँ से देखने मिलेगा, गारंटीड एक सवाल कंपलसरी है यहाँ पे, इनके लिए देना हो जाता है। और फिर आपको यहाँ से मिलेगा, आपको अनुपात से मिल सकता है, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है लगता है, नहीं दिया है, ये है उनकी औसत, यानी कि आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज से सवाल आया था इस बार भी, पहले भी आया हुआ है, एवरेज से आता रहेगा। यहाँ पे समय और दूरी कम देखने मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रतिशतता, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, ये भी काम का है। ठीक है, ये यहाँ से उठा के उन लोग कहाँ पूछ देंगे आपसे, पूछ देंगे आप कि वहाँ पे ये सब निकालिए आप, वो क्या बोलते हैं उसको, DI वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये थी आपकी इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति के बारे में। और फिर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे चलते हैं आगे। ये दिया है आपको युक्ति युक्त तर्क। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है युक्ति युक्त तर्क इकाई नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ पे ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, है ना, ये क्या है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। किस प्रकार से आप लॉजिक लगा पाते हैं, क्या इंडियन लॉजिक है, क्या वेस्टर्न लॉजिक है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक, युक्ति दोष। ठीक है, विरोध का परंपरागत वर्ग, शब्दों का लक्षार्थ और वस्तुवर्थ। ठीक है, युक्ति के प्रकार, फिर वही देखिए, रीजनिंग ही चल रही है पूरी कंप्लीट, है ना। अगर आप केवल रीजनिंग भी पढ़ लें अच्छे से, रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक, अब ये नहीं बोल सकते आप कि हमारी जो रीजनिंग का सवाल था वो यूनिट 6 से था, अब आपने बोल सकते हैं जो रीजनिंग का सवाल था हमारा 3rd या 2nd यूनिट जहाँ भी था उससे था। ठीक है, ऐसी कोई एक फाइन लाइन नहीं है, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे और विशिष्टीकरण किस प्रकार से है। फिर यहाँ पे आपकी अनुरूपताएं हैं, यहाँ पे आपकी एनालॉजीज। फिर आपका वेन का आरेख, वेन डायग्राम, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग।
ठीक है, कि वो वैलिड है कि नहीं उसको बताने के लिए। फिर आता है आपका यहाँ पे भारतीय तर्कशास्त्र के अंदर ज्ञान के साधन। प्रमाण की बात करेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेतवाभास। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 6 के अंदर। अच्छी यूनिट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट अच्छी यूनिट है, आपको यहाँ पे जानना होगा। फिर आता है यहाँ पे आपकी इकाई नंबर 7 के अंदर आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या के अंदर यही आपका डीआई वाला पार्ट है, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। सिंपली वो बात करेंगे यहाँ पे गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़ों के बारे में। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा के किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। फिर आपका आता है चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट। इस बार टेबल चार्ट दिया था, पिछली बार भी टेबल चार्ट दिया था, उसके पहले भी टेबल चार्ट दिया था, उसके पहले भी टेबल चार्ट दिया था, उसके पहले भी टेबल चार्ट दिया था। टेबल चार्ट देते आ रहे हैं, बहुत पसंद है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेखा चार्ट है और आंकड़ों का मानचित्रण। फिर यहाँ पे है आपकी आंकड़ों की व्याख्या किस प्रकार से बताएंगे, और आंकड़े और सुशासन, यहाँ पे गवर्नेंस को भी उन्होंने ला दिया है। उसके बाद बात करें इकाई नंबर 8 की, ये है आपका डीआई। इसमें से भी आपको सवाल मिलेगा, यहाँ से इस टेबल चार्ट, इस रेखा चार्ट को मिला के आपकी जो ऊपर बताया था मैथमेटिकल वाला, उसको जोड़ देंगे, परसेंटेज एवरेज यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें लिंक रहती है, बस आपको उसको देखना है अच्छे से। ठीक है, ओके। और फिर बात करते हैं अगला इकाई नंबर 8 के बारे में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। इस बार देखिए कैसा सवाल आया था कि कितने KB का होता है। आप क्या सारी चीज़ें पढ़ ली, आप बैठ गए, लेकिन उन्होंने पूछ लिया KB और बाइट के बारे में। ठीक है, तो उनको ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ICT में एकदम मास्टर होना है, आपको केवल जानना है किसके बारे में, आपको जानना है सामान्य, है ना, नॉर्मल रहिए हमेशा। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम मत जाइए इस तरफ और एकदम एक्सट्रीम मत चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने कर्म में दूसरों की तरह सामान्य रहिए यहाँ पे। ठीक है, सामान्य रहेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ इसी यूनिट को और 1-2 यूनिट को आप पढ़ते रह जाएंगे। फिर यहाँ ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। ठीक है, तो सामान्य उनके लिए KB हो गया, बाइट हो गया। इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। ठीक है, बड़े ही आसान सी यूनिट है ये ICT के बारे में, इकाई नंबर 8। फिर बात करते हैं यहाँ पे इकाई नंबर 9। ठीक है, जो आपको डराने के लिए है, लोग, विकास और पर्यावरण। ठीक है, अब विकास और पर्यावरण, डेवलपमेंट हमको मालूम है बचपन से हमारा हो रहा है। ठीक है, 4-5 स्टेजेस हैं, क्या वो यहाँ पूछेंगे? नहीं। मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें आपके मिलेनियम डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं, आपके SDG के क्या गोल्स हैं, संपोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन ऐसे कि सारी चीज़ें, हमारा इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सब चीज़ें रहे, है ना, जैविकी सब चीज़ें रहे वहाँ पे। ठीक है, आपकी जैववासिकी। फिर है आपका मानव और पर्यावरण संव्यवहार। ठीक है, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। ठीक है, आपका चिपको मूवमेंट वगैरह, मानव और पर्यावरण के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, प्रदूषण बचाओ, वो वाली बातें। पर्यावरण परक मुद्दे, फिर से वही बात है, सब सामान्य चल रहा है यहाँ पे, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। वायु प्रदूषण मालूम है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। इसमें से एक आध सवाल बन जाएगा तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल पूछेंगे यहाँ पे वो। ठीक है, फिर आपका आता है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, कि जितना भी धूल, मिट्टी, कचरा उड़ रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे ऊपर। फिर बात करते हैं, अगला है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत। क्या कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, पवन, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकी और वन। इन सब से हम नेचुरली कैसे हम ऊर्जा, एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है आपका अगला, यहाँ पे कहाँ गया, ये है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, डिजास्टर क्या क्या आएगा, भूकंप वगैरह, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, कि कैसे हमें प्राकृतिक जोखिमों को, सुनामी, तूफान, भूचाल, ये सब चीज़ें, अर्थक्वेक, ये सब कैसे हम बचा सकते हैं, इनके लिए क्या क्या युक्तियाँ लगेंगी, ये यहाँ से आपसे जानना चाह रहे हैं। उसके बाद बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना क्या चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये सब आपको पढ़ना है, यहाँ से एक सवाल मिल जाएगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। और एक आपसे पूछते हैं, इस यहाँ से सवाल पूछते हैं, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी इकाई नंबर 9, यूनिट नंबर 9। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ से आपकी इकाई नंबर 10 के बारे में, जो कि क्या है आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली, और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, इनको हटा देना चाहिए यहाँ से।
ठीक है। इकाई नंबर 10 उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है आपका हायर एजुकेशन। जो आपको आज एजुकेशन मिल रही है किन्हीं महानुभावों लोगों की वजह से मिल रही है। ठीक है, उनके नाम वगैरह उनकी जो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको यहाँ पे। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, ये सब में क्या होता था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम हायर लर्निंग कैसी हुई भारत में स्वतंत्रता के बाद। आज़ादी तक तो हम जो थे 47 तक गुलाम थे, क्या उसके पहले एजुकेशन नहीं था तो किन वर्गों को था, वो सारी चीज़ें। शोध का उद्भव कब हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है और वहाँ पे हम शोध करेंगे, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। फिर बात करेंगे भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। ठीक है, फिर आपका आता है व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, है ना। हमको क्या करनी है, नेशनल स्किल मिशन, स्किल वगैरह देनी है, तकनीक टेक्निकल बनाना है लोगों को, है ना। बचपन से ही 6वीं से ही टेक्निकलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और कमर्शियल व्यावसायिक में किस प्रकार से शिक्षा देनी है वो सब बातें यहाँ पे हमको करनी है। उसके बाद बात करेंगे आपकी मूल्य शिक्षा और पर्यावरणपरक शिक्षा। ठीक है, ये आपको मूल्य कैसे देना है, कैसे बच्चों में आपको वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, दूसरों की मदद करें, दूसरों को हमेशा आदर सम्मान से देखें। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करें, पुरुषों का सम्मान करें, हमेशा क्या देनी है, इस प्रकार की वैल्यूज़ देनी है। और यहाँ पे पर्यावरणपरक शिक्षा कि पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएं, कचरा जो है सही जगह पे फेंकें और चिड़ियों को पानी दें। ठीक है, घर आस पड़ोस में कोई अगर जीव घूम रहा है तो उनको गर्मियों में पानी रखें। ये सब बातें हमको वैल्यूज़ डालनी है ना, उच्च शिक्षा प्रणाली के अंदर। और आपका फिर यहाँ पे नीतियाँ आता है, पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, कुछ हैं तो सुशासन की बात करनी है, राजनीति जो कि बहुत ही पेचीदा विषय है, और प्रशासन की बात करनी है हमको, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट यूनिट नंबर 10 उच्च शिक्षा प्रणाली आपकी हायर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, टिप्पणी जो है, पहली टिप्पणी तो एकदम टिप्पणी लायक ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। प्रत्येक यूनिट से कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से कितना भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई डिफाइन नहीं है, पहले 5 ये पूछेंगे फिर 5 ये पूछेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो दूसरा वाला हो सकता है। ठीक है, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे सिलेबस संपूर्ण होता है। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 2 तक, सब चीज़ 10 तक आपने सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, और बस ये था आपका यूजीसी का नेट ब्यूरो का प्रश्न पत्र 1, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में अध्ययन किया। इसके बाद आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना है, किस प्रकार से आपको यूनिट 1 का सिलेबस कवर करना है, साथ ही साथ आपके पेपर 2 के। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज़ के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं चैनल साइको प्रोफेसर। यहाँ पे आपकी तैयारी कराते हैं किसके बारे में, यहाँ पे आपकी तैयारी कराते हैं हम पेपर नंबर 2 की, पेपर 2 की तैयारी कराते हैं, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका मनोविज्ञान। ठीक है, ओके, कई सारे लोगों ने कहा, कई सारे बच्चों ने कहा, कई सारे बूढ़े वयस्कों ने कहा कि आप क्या करिए, आप हमको पेपर 1 भी प्रिपेयर कराइए। ठीक है, तो अब आपके लिए प्रिपेयर कराएंगे हम ही, आपका ये जो चैनल है आपको प्रिपेयर कराएगा पेपर 1 के लिए भी, जो है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको भी हम प्रिपेयर कराएंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर आप पेपर 2 में ज्वाइन हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मर्ज़ी तो क्या कोई बात ही नहीं है। एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया पेपर 2 और आप केवल पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पेपर 1 के अंदर पूरे पैटर्न को देखते हुए, पूरे पैटर्न को रिकग्नाइज़ करते हुए कि आपका किस प्रकार से पेपर आ रहा है, आपको तैयारी कराई जाएगी आपके साइकोलॉजी के पेपर 1 के लिए। ठीक है, हर पेपर में मतलब 83 सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, प्रत्येक का जो प्रश्न पत्र है अलग सेट होता है। इसका ध्यान में रखते हुए पूरा पैटर्न वाइज पूरा एनालाइज करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा पेपर 1 की तैयारी के लिए भी, ताकि पेपर 1 के अंदर क्या करें, आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी, सारी जितनी भी आपके काम की हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको नंबर स्कोर करा देंगी बड़ी आसानी से, है ना। कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों का लाभ उठा पाएँ, इसका प्रयास रहेगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ओके, कि आप कैसे कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अगर आपके पहले पेपर में 10 नंबर, 12 प्रश्न सही हो रहे हैं, 14 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, 25 सही हो रहे हैं, तो टारगेट ये रहेगा कि आप इन नंबर से उठ के आप कहाँ जाएँ और ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे आप। ठीक है, ओके, तो अब सवाल उठता है इसको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर है 9826992769, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, क्या करना होगा, पेपर 1 करके, कि आप पेपर 1 के लिए जो है यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं।
ठीक है, ओके। बात करें इसकी लेक्चर्स की, लेक्चर्स कैसे मिलेंगे? लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप ईदर या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी स्पेशल लिंक्स होंगी और आपको जो है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के आपको सारे कॉन्सेप्ट वगैरह मेन जो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है काम के, वो आपको बताए जाएंगे। कंप्लीट यूनिट पेपर 1 की तैयारी आपको कराई जाएगी। एंड ये सारे जो सेशंस होंगे ये कैसे होंगे? ये रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाउट वगैरह नहीं पूछ सकते। आप 24/7 व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि अगर आपको डाउट आए तो, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद डाउट रहेगा नहीं, डाउट आता है नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को संज्ञान में लेते हुए हम बात करते हैं इसकी आपकी फ़ीस की, ठीक है, क्योंकि फ़ीस ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप चाहें तो फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस की बात करें तो इसके लिए फ़ीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी है, जो आपके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं होगा, ठीक है। और इसकी फ़ीस कितनी है? आपकी पेपर 1 की आपकी फ़ीस है रुपीज़ ओनली 786, ठीक है। मात्र रुपीज़ 786 में आपको यहाँ पे पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। केवल और केवल रुपीज़ 786 के अंदर, 786 रुपीज़ के अंदर आपको ये पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स, जिसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको कंप्लीट सारी चीज़ें कराई जाएंगी। यहाँ पे आपको मिलेगा सारे रिकॉर्डेड सेशंस के साथ। उसके बाद आप बड़ी आराम से आपकी जो PYQs हैं, आपके पास जो किताबें हैं, उनको आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस फीस के अंदर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका जो है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है कब? आपका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2023 के अंदर, ठीक है। तो जून 2023 के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है, तो आप जो है रुपीज़ 786 के अंदर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा पेपर 1 का तैयारी जून 2023 के लिए, और आप फिर जो पेपर 1 के अंदर भी अच्छा खासा स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। और फिर आपका जो नेट क्लियर करने के लिए आपका एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक कदम और अग्रसर हो जाएंगे आप यहाँ पे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 9826992769, ठीक है। बता दिए आपको कैसे क्या होगा सारी चीज़ें। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, पेपर 1 लिखें, उसके बाद आपको पेमेंट की डिटेल दी जाएगी, पेमेंट करें एंड देन आपको फिर जो है लेक्चर्स जल्द से जल्द आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज है 27 तारीख, आज से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 तारीख का ये महीना है एंड देन 1 तारीख से 1 अप्रैल से, ये सिलेबस वीडियो तो हो ही गया ऑलरेडी, सिलेबस में आपने देख लिया है। 1 अप्रैल से जो है ये आपका जो है कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, जब भी आपको समय मिले उसको आराम से आप देखें, PYQ वगैरह सॉल्व करें और बड़ी आसानी से आप पेपर 1 के अंदर भी डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो फीस जो है आपकी रुपीज़ 786, आई डोंट थिंक कि इतना मतलब आपके लिए कुछ बड़ा विषय होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करिए, ठीक है, ओके। एंड प्लीज़ अब इसमें कोई नहीं बोलेगा कि सर हमको EMI का ऑप्शन दीजिए, ठीक है, EMI इसमें नहीं है। एंड अगर आप जो है पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो पेपर 2 के लिए हमारी फ़ीस कितनी है? पेपर 2 के लिए आपकी रुपीज़ 16,000, ठीक है। चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम वाले तो अभी तक रुके ही नहीं होंगे, रुके होंगे तो अच्छी बात है, आप भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। केवल रुपीज़ 16,000 के अंदर, नंबर सेम है, उसी पे आप मैसेज करके बात करेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 ऐसे। और केवल अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 करके आप उसको मैसेज कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है आपकी की साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, ठीक है, जून 2023 के लिए, दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है। ऑल राइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया है, सिलेबस पसंद आया आपको तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि सिलेबस पसंद आया आपको। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मालूम है क्या करना है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जो भी पेपर 1 के लिए परेशान हो रहे हैं, कहाँ पढ़े कैसे पढ़ें, उनको ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे जल्दी। और फिर अभी आप जो सिलेबस देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके पेपर 2 के लिए, वहाँ उसको देखते रहिए। आप तो खैर सिलेबस भी देख लेंगे हमारे, तो उससे भी आपके जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पेपर 1 के लिए भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट जून 2023 के लिए। आप लोग के जो है फॉर्म्स जल्द ही आ जाएंगे, ऑल राइट, ओके। जल्द ट्राई करें जल्द से जल्द फिल करने का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।